नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज स्टूडेंट्स की पॉपुलर डिमांड पे मैं एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लाई हूं जो कि एनटीपीसी में होने वाले रिटन एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अपने 12 सालों के एनवायरमेंटल साइंस के एक्सपीरियंस से और जो भी रिटन एग्जाम्स मैंने अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंपनीज के पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के क्लियर किए हैं, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ये लिस्ट बनाई है। हालांकि मेरी ये लिस्ट कितनी कारगर होगी, इसमें से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। ये सिर्फ आपकी मदद के लिए और आपके डिमांड पर बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आता है बुक्स टू रेफर, कि कौन सी बुक्स हम रेफर करें जो इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए जरूरी होंगी। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड, व्हाट बुक्स टू स्टडी। सो द फर्स्ट बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट वुड बी Sewage Disposal and Air Pollution Engineering by Santosh Kumar Garg. I'll give the link for Amazon link for this book in the description box, and you can buy it from there. Environmental Chemistry by A.K. Day. There are multiple editions of this book, and you can buy whatever you can afford because there are 3 different editions, at least 3 different editions on Amazon, and they have different costs. So you can look there. But this is a really good book, and I'll give the link in the description box for this book as well. Third book is Environmental Science by S.C. Santra. So this is again a very good book which I've only heard about. I have not read this book. The first 2 books, Sewage Disposal and Air Pollution Engineering, I've read this book, so I know it's a really good book, excellent book for this entrance test and for all entrance tests for similar public sector units and Maharatna companies. You can always have this book, and that will help you in every entrance test. Environmental Chemistry by A.K. Day as well, I've read it, so I can recommend it. This third book, Environmental Science by S.C. Santra, I have only heard the name, so I'm suggesting it. If you have the book, you can read it. If you don't have the book, that's fine. You can buy the first 2 books, and that should be good. There's a 4th book, Water Supply Engineering by Santosh Kumar Garg. Again, this also is a great book, and it has got all the standards for drinking water quality and how water supply is conducted, and quite a few of the topics of general environmental science syllabus is included in this book. So this will also be a good book to buy, but you must have these first 2 books. तो ये 4 किताबों की लिस्ट है। Sewage Disposal and Air Pollution Engineering by संतोष कुमार गर्ग। ये किताब मैंने भी पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, हर एंट्रेंस टेस्ट में काम आएगी। तो ये किताब अगर आपके पास नहीं है, इसको जरूर खरीद के रख लें। दूसरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय A.K. डे, ये भी अच्छी किताब है, मैंने पढ़ी है और ये भी बहुत यूजफुल रहती है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी और दूसरे जो यूजीसी नेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी जरूरी है। तीसरी किताब एनवायरमेंटल साइंस बाय S.C. सैंट्रा, इसका मैंने नाम सुना है लेकिन मैंने खुद कभी नहीं पढ़ा, तो ये सजेस्टेड है। अगर आपके पास ये किताब पहले से है तो आप जरूर पढ़ें। अगर आपके पास ये किताब नहीं है और उसकी जगह आपके पास ये है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय A.K. डे, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो किताब है सूएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग, ये आप जरूर खरीद के रख लें, बहुत ही यूजफुल किताब है, चाहे आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की साइड से हो या एनवायरमेंटल साइंस के साइड से हो, ये किताब हर किसी के लिए यूजफुल है। चौथी किताब वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, अगेन बाय संतोष कुमार गर्ग, ये किताब भी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऊपर वाली किताब जो पहले 2 किताबें हैं, ये क्योंकि मैंने खुद पढ़ी है इसलिए मैं इनके बारे में ज्यादा जानती हूँ। टॉपिक्स जो मेरे लेक्चर सीरीज में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो यूजफुल रहेंगे, तो वो पहला है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस, लेक्चर 1 बहुत यूजफुल है। द एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर पार्ट 1, ये लेक्चर 2 यूजफुल है। लेक्चर 3 द एटमॉस्फेयर एंड इट्स लेयर्स पार्ट 2, ये भी बहुत यूजफुल है। लेक्चर 7 रॉक्स, ये भी यूजफुल है, इसको ध्यान से पढ़ें, इसमें जो केमिकल रिएक्शंस दिए हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें और इंपॉर्टेंट है वो। लेक्चर 8 मिनरल्स, मिनरल्स जो एक लेक्चर है इसको पूरा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद जो पहला 10 मिनट है और आखिर के 10 मिनट है उसको दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस भी आए, और मिनरल्स भी पढ़ लीजिएगा। लेक्चर 11 डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से क्वेश्चंस 90% एग्जाम्स में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। लेक्चर 13 बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, equally important, as good as dissolved oxygen, must read, must play this video 3 times, 4 times over, because not just this entrance exam, but all entrance exams, questions from dissolved oxygen, biochemical oxygen demand, chemical oxygen demand, these questions are always asked in entrance tests. Lecture 15 न्यूट्रिफिकेशन पार्ट 1, इसको भी एक बार देख लीजिएगा।
और लेक्चर 16 यूट्रिफिकेशन पार्ट 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको भी कम से कम एक बार देख के पूरा समझ लीजिएगा कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। इसके अलावा मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन कम होता है, वो बहुत कम समय में सब कुछ जानना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है इन अ नटशेल। अभी तक उसमें 3 या 4 ही वीडियोस हैं, लेकिन अगले 2 हफ्तों में मैं उसमें कम से कम 12 और मतलब 1 दर्जन और वीडियोस उस प्लेलिस्ट में ऐड करूंगी। और उस प्लेलिस्ट की खासियत है कि उसमें हर टॉपिक के बारे में सिर्फ 1 मिनट में ही बात कही गई है। 1 मिनट में उस टॉपिक का जिस्ट बताया गया है, तो वो रिविजन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपके पास समय कम है और आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसलिए ही मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई है। तो अभी उसमें 3-4 वीडियोस हैं, कम से कम 12 उसमें और ऐड होंगी और शायद ज्यादा भी ऐड हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सारे वीडियोस देख लीजिएगा और मेरे प्लेलिस्ट को रोज देखते रहिएगा, क्योंकि उसमें रोज नए वीडियोस आने वाले हैं अगले 2 हफ्तों में। इसके पहले मैं कभी नहीं कहती कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, पर क्योंकि ये सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगे और आपको रोज रोज पढ़ना होगा, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो आपको पसंद आए उनको जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो एनटीपीसी का एंट्रेंस टेस्ट है जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और सारे वीडियोस बना रही हूँ, इसमें मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहा है, मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए बना रही हूँ। तो जब कोई लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत किसी तक पहुंच रही है। तो मुझे पता चलना चाहिए कि मेरी मेहनत आप तक पहुंच रही है, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिल सके। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे एंट्रेंस टेस्ट के लिए, मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि मैं एनटीपीसी की तरफ से किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ अपने 12 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये टॉपिक्स तैयार किए हैं, क्योंकि जनरली एंट्रेंस टेस्ट में ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं उनको मैंने ब्लैक में बोल्ड किया है, और जो टॉपिक मुझे लगता है कि इससे मैंने जो भी एंट्रेंस टेस्ट आज तक दिए हैं उससे क्वेश्चंस आए ही आए हैं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे, उसको मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है। So I am still repeating myself. I'm not associated with NTPC in any way. I don't know who's going to set up questions for the written test. But based on my 12 years of experience, I have prepared this list of important topics. And please, I do not take responsibility or guarantee for what will come in the exam or what will not come in the exam. So this is just a reflection of my 12 years of experience as an environmentalist. So let's start. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। विंड रोज डायग्राम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैप्स रेट, चेंज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, ये पता होना चाहिए। ह्यूमिडिटी एंड फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यू शुड नो इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दिस इज इन माय लेक्चर 1 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस टेक्निक्स एंड यूजेस, रिमोट सेंसिंग क्या होती है, जीआईएस टेक्निक क्या होता है, उसका इस्तेमाल कब होता है, ये देख लीजिएगा। इन्वायरमेंटल एथिक्स, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एंट्रेंस टेस्ट में ये नया ट्रेंड है कि एंट्रेंस टेस्ट में कभी कभी एथिक्स से भी क्वेश्चन आता है। स्टोइकियोमेट्री, वी ऑल नो व्हाट स्टोइकियोमेट्री इज, केमिस्ट्री का टर्म है। गिब्स एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल काइनेटिक्स, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, which gas is more soluble, which gas is less soluble. We all know when water is at low temperature, gases are more soluble in it. When water is at higher temperature, like hot water, the gases are not soluble in hot water. So you should have a basic idea of that. What are saturated and unsaturated hydrocarbons and radioisotopes? You should have a basic idea of it, not a lot of it, but you should have a basic idea. Particles, ions, and radical in the atmosphere, important topic hai. Particulate matter, important topic hai. And I'll also make a short video on particulate matter, and it will be in my playlist called In a Nutshell. So keep an eye on that. Then photochemical smogs. Mostly questions are asked from this topic. That's why I've highlighted it in blue. Oxygen and ozone chemistry, important topic. Thermochemical and photochemical reactions in the atmosphere, this is also important. DO, COD, and VOD. At least 1 or 2 questions will be asked from these 3 topics. That's why I have highlighted it in blue. Drinking water treatment processes, water filtration, slow sand filter, fast sand filter, sedimentation, coagulation, flocculation, pH, redox potential. This is also important. You should have a good idea of all of this. Biogeochemical cycles, I'm sure you already know it. Nitrogen, phosphorus, carbon, and sulfur cycle. Impact of heavy metal, important topic. Mercury, cadmium, lead, chromium, and metalloids like arsenic and selenium. This is important. What are the impacts of these heavy metals on human beings? What are the impacts of these heavy metals on plant systems? You should know it. Impacts of carbon monoxide, ozone, peroxyacetyl, nitrate, volatile organic carbon, and POP. All of these are elements that are always present around us, and what's the impact of this on human systems? You should know it.
biodiversity and biodiversity hotspots in India. So you should better know what's biodiversity and what are the biodiversity hotspots in India. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. Strategies of biodiversity conservation, gene pool, biopiracy and bioprospecting. इसके बारे में भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. रॉक्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इरोजन, इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाए हैं रॉक्स, और वो लेक्चर को आप पूरा देख लीजिएगा. कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, मॉनसून, इंडियन मॉनसून, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको दो लाइन पता होनी चाहिए. एनर्जी बजट किसी भी इकोसिस्टम का, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा. मेजर बेसिन्स ऑफ इंडिया एंड इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ ग्राउंड वाटर. तो मेजर बेसिन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से, कावेरी बेसिन है, गंगा बेसिन है, ये आपको पता होना चाहिए. और ग्राउंड वाटर जब एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन होता है तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पता होना चाहिए. रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक्स तो वैसे भी इंपॉर्टेंट होंगे. इम्पैक्ट्स ऑफ लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर, विंड एंड हाइडल पावर. तो क्लियरली सोलर, विंड एंड हाइडल पावर ये renewable sources of energy है. You can use it again and again, but still they have impacts when they are exploited on a large scale. और वो क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए. तो इसको थोड़ा सा इंटरनेट से पढ़ लीजिएगा. फॉसिल फ्यूल, मीथेन, शेल ऑयल, ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए. टाइप्स ऑफ कोल्स एंड देयर क्वालिटी डिपेंडिंग अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू. क्योंकि ये एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो हो सकता है कोल से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि इंडिया में कौन से टाइप के कोल होते हैं, उनका कैलोरीफिक वैल्यू किस तरह से वैरी करता है, और कौन सा टाइप का कोल है जो इंडिया में मैक्सिमम यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में. कोल में क्या सल्फर होता है, कैसे डिसल्फ्यूराइजेशन होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शंस, यू शुड नो इट. टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये भी पता होना चाहिए. एनर्जी फ्रॉम बायोमास आजकल हॉट टॉपिक है, तो ये आप देख लीजिएगा. ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सब जानते हैं. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको देख लीजिएगा ये क्या है. रेडियो एक्टिव एंड थर्मल पोल्यूशन, बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो फास्ट ट्रैक, वो कोर्ट्स हैं, स्पेशली एस्टैब्लिश्ड कोर्ट्स है जिसमें सिर्फ एनवायरमेंटल लिटिगेशन को डील किया जाता है. और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के बाद ही इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी. इस पर मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी. रेडियो एक्टिव एंड थर्मल पोल्यूशन पता होना चाहिए. स्वच्छ भारत अभियान, मोदी जी का राज है, स्वच्छ भारत अभियान तो पता ही होना चाहिए आपको. सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आपको पता ही होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है. नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर SO2, NOx, SPM एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है तो इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है. इम्पैक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है. Acid rain and dispersion of air pollutants, that is plumes, ये acid rain और plumes ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Ways to combat air pollution from thermal power plants, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. I cannot stress it enough कि थर्मल पावर प्लांट्स से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, और उस पोल्यूशन को कैसे रोका जाता है. तो थर्मल पावर प्लांट से सिर्फ एयर पोल्यूशन नहीं होता है, उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट से जो एक्स्ट्रा जो डिस्चार्ज वाटर निकलता है, जो एफ्लुएंट निकलता है, उसका टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड कंटेंट और उसका हैवी मेटल कंटेंट ज्यादा होता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है सूअर ट्रीटमेंट प्लांट में. तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी है. नॉइज पोल्यूशन, इट्स इम्पैक्ट्स एंड कंट्रोल पता होना चाहिए. वाटर पोल्यूशन, इट्स कॉजेज, इम्पैक्ट्स, कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए. इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इसको देख लीजिएगा. सारे स्टैंडर्ड्स याद करना जरूरी नहीं है और संभव भी नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि DO कितना होना चाहिए, BOD, COD, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी वैल्यू आपको फिंगर टिप्स पर रहनी चाहिए. Soil pollution, its impact, sources and remedies, इसको भी देख लीजिएगा. Effluent treatment processes, activated sludge process, anaerobic bioreactor and ETP, ये सब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए. Sources and impacts of marine pollution, ये important है. Criteria for disposal of effluent in the marine system, ये भी important है. Other related terms like bioassay test क्या होता है, sampling of waste water for various tests, कैसे sampling करते हैं waste water की, इसके बारे में थोड़ा जानने तो अच्छा है. टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है स्टैटिस्टिक्स का है. F टेस्ट क्या होता है, T टेस्ट क्या होता है, और सैम्पलिंग किस प्रकार के होते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा, हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन आ जाए. हीट आइलैंड इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं आजकल. और हीट आइलैंड इफेक्ट की रेमेडीज, उसको कैसे खत्म करते हैं हीट आइलैंड इफेक्ट को, ये भी आपको पता होना चाहिए. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन,
इसका भी कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। डिस्पोजल, कंपोस्टिंग एंड इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? अर्थवॉर्म्स के थ्रू हम सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करते, कोई कंपोस्ट करते हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। हम सॉलिड वेस्ट से बेसिकली फर्टिलाइजर बनाते हैं अर्थवॉर्म्स के थ्रू। कंपोस्टिंग क्या होता है? वी ऑल नो। इंसिनरेशन, सॉलिड वेस्ट को जलाना, तो आपको पता होना चाहिए। EIA, EMP, EA और EIS, Environment Impact Assessment, Environment Management Plan, Environmental Audit and Environment Impact Statement, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन Environment Management Plan and Environment Monitoring Program, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। Environmental Law इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Hazardous Waste Management and Handling Rules 1989 इंपॉर्टेंट है, ये इसको देख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। International efforts, Kyoto Protocol, Geneva Convention, Montreal Protocol, United Nations Framework Convention on Climate Change, ये सब क्या है? United Nations Sustainable Development Goal क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। National Action Plan on Climate Change, क्योंकि डायरेक्टली इंडिया से रिलेटेड है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, क्योंकि NTPC भी इन सब चीजों को मद्देनजर रख के ही अपनी पॉलिसीज तय करती है एनवायरमेंट मैनेजमेंट की, तो पता होना चाहिए। एनवायरमेंटल प्लानिंग क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। लैंड यूज पॉलिसी फॉर इंडिया, ये भी आप देख लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है इंडिया में, आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज ऑफ इंडिया, ये भी इसको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इन्वायरमेंटल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अमेंडमेंट 1991, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, तो इसको आप मेरे वेबसाइट, मेरे ही चैनल से देख लीजिएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इस पर भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट रिवाइज 1992, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1982, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड इट्स अमेंडमेंट इन 1988 एंड रूल्स 1975, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 एंड रूल्स 1986, ये सब इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इको मार्क, इसके ऊपर भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991, इसके ऊपर भी मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो इसको भी तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। एनवायरमेंटल सिस्टम एनालिसिस, टोटका-वोल्टेरा मॉडल, लेस्लीज मैट्रिक्स मॉडल, गॉसियन प्लूम मॉडल एंड बॉक्स मॉडल, इसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। हर टॉपिक के बहुत डिटेल पता हो ये जरूरी नहीं है, और ये संभव भी नहीं, क्योंकि समय कम है, लेकिन हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो कि वो टॉपिक क्या है, तो आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। वरना आपको पता ही नहीं होगा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, अगर आपको टॉपिक के बारे में पता ना। और इसलिए मैं बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली हूँ, जो कि कम से कम 10, 15, 20 टॉपिक इनमें से कवर करेंगे, ताकि आपको आसानी हो सके कि एनवायरमेंट की अगर इंटरेस्ट में उन टॉपिक से रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। करंट एनवायरमेंटल इश्यूज इन इंडिया, नर्मदा डैम, टेहरी डैम, अल्मेटी डैम, फॉर्मेशन एंड रिक्लेमेशन ऑफ ऊसर सॉइल होती है, जो बंजर सॉइल होती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल, इसमें क्या होता है, इनका रिक्लेमेशन कैसे होता है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। हाउ टू कंट्रोल डिजर्टिफिकेशन जानना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एजेंडा 21, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, और इस पर मैं शॉर्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। यूटिलाइजेशन ऑफ फ्लाई ऐश, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनटीपीसी है, तो इस फ्लाई ऐश का क्या क्या यूटिलाइजेशन है। जैसे फ्लाई ऐश का एक यूटिलाइजेशन होता है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने में के काम में आता है। जो काले काले ब्रिक्स जो आप फुटपाथ पर कभी कभी देखते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं, और वो फ्लाई ऐश के बने ब्रिक्स होते हैं, ये उसका एक यूटिलाइजेशन है। इसका और भी यूटिलाइजेशन होता होगा फ्लाई ऐश का, वो आप देख लीजिएगा। यूट्रिफिकेशन, इस पे मेरा वीडियो है ऑलरेडी। एपिडेमिक्स, गोइटर क्या होता है, फ्लोरोसिस क्या होता है, आर्सेनिकोसिस क्या होता है, ये क्यों होता है, और इसका रेमेडी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, मैंने सब कुछ बता दिया है। सॉरी अगर मैंने थोड़ा जल्दी बोला तो, पर इसको आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर आपको कुछ लगता है तो। और कोई सवाल हो, कोई शंका हो मन में, या आप चाहते हैं कि किसी एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, तो मुझे चैट में जरूर बताएं। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट to give you a full view of what topics could be important. And if you like my efforts, please do like this video. If you like my work, please subscribe to my channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.